गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल वैल्यू एजुकेशन। सो आज हम बात करेंगे MPSC 001 यानी भारत एवं विश्व की इकाई 10 के बारे में, जो कि है भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी प्रस्तावना की, फिर प्राकृतिक संसाधन की, विदेश नीति के निर्धारक तत्व, फिर समकालीन इतिहास, जापान का विजय अभियान, शीत युद्ध का काल, भारत और आसियान, और व्यापार और निवेश, वह बिम्स्टेक, और सुरक्षा सहयोग सारांशन अभ्यास। तो प्रस्तावना की बात करते हैं। आपको पता ही है कि जो दक्षिण पूर्व एशिया में 10 देश शामिल है, वो 10 देश कौन कौन से हैं, जैसे कि आपको पता है बर्मा जो कि म्यांमार है, और ब्रुनई है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ये सब देश आसियान के सदस्य है। और म्यांमार की जो समुद्री और स्थलीय सीमाएं भारत के साथ लगती है, जैसे कि आपको पता ही है, जबकि थाईलैंड, इंडोनेशिया और इस क्षेत्र के अन्य देशों की समान समुद्री सीमाएं हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे निकटस्थ पड़ोसी हैं, इनके साथ हमारे संबंध बहुत प्राचीन काल से हैं। जो फनान, चंपा, कंबोज, पागान, द्वारवती, श्रीविजय और मजापहित आदि प्राचीन दक्षिण पूर्वी राज्यों का इतिहास हमारे घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंधों का साक्षी है। इन देशों की कला, पुरातत्व, काव्य और भाषा में इतनी समानताएं है कि उनके उद्भव और विकास को उनके भारतीय पक्षों को जाने बिना सही परिप्रेक्ष्य समझना संभव नहीं है। जैसे कि आपको पता है, जो अशोक महान थे, यानी कि चक्रवर्ती सम्राट अशोक थे, उसने बर्मा, थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सोना और उत्तरा नामक दूतों को भेजा था। इन देशों ने बौद्ध धर्म को अपना राज्य धर्म घोषित किया। आज भी हिंदू धर्म का प्रभाव उनकी अपनी संस्कृति और धर्म पर स्पष्ट दिखाई देता है। मलय लोगों ने इस्लाम धर्म को अपनाया और इसे अपना धर्म स्वीकार कर लिया, लेकिन जावा के मुसलमानों ने अभी तक हिंदू के धर्म की परंपरा का परित्याग नहीं किया। जैसे कि आपको पता है कि इसमें जब हम मलय प्रायद्वीप की बात करते हैं, यानी कि मलेशिया की बात करते हैं, तो इसमें लोगों ने इस्लाम धर्म को अपनाया। और बाकी जावा थे, जो जावा में मुसलमान हैं, वो आज भी मतलब जो हिंदू धर्म के जो रीति रिवाज है, परंपरा है, उनके बारे में बात उनकी मतलब पालन करते हैं। उसके बाद उसमें से कुछ आज भी सर्वात्मकवाद में विश्वास करते हैं और वो अनेक नामों से कई आत्माओं की पूजा करते हैं। बाली के समाज पर हिंदू धर्म का वर्चस्व है और दक्षिण पूर्वी एशिया के सभी भागों में बौद्ध धर्म के अनुयायियों की बड़ी संख्या है। जैसे कि मलक्का, सुंडा और लाम्बोक प्रमुख समुद्री मार्ग है जो पूर्वी एशिया को शेष जगत से जोड़ते हैं। सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड औद्योगिक दृष्टि से उन्नत देश है। मतलब अगर आप देखोगे, जो सिंगापुर है, मलेशिया, थाईलैंड है, इसमें औद्योगिक उन्नति काफ़ी हुई है और ये काफ़ी उन्नत देश है। सिंगापुर का जो प्रभावी सेवा क्षेत्र वित्त, हवाई सेवा, कंप्यूटर और पोत परिवहन में अग्रणी है। अगर आपसे कोई पूछे कि सिंगापुर क्यों फेमस है, तो इसकी जो सेवा क्षेत्र है, वित्त, हवाई सेवा है, कंप्यूटर है और पोत परिवहन है, उसमें ये अग्रणी है। दक्षिण पूर्वी एशिया के मुख्य भूभाग पर विभिन्न पर्वत श्रृंखलाएं और नदियां हैं। ये नदियां उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है और उनमें से अधिकांश का उद्गम स्थल तिब्बत है। मुख्य नदियों में मेकोंग नदी लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से होकर गुजरती है। जैसे कि आपको पता ही है कि तिब्बत से जो नदी निकलती है वो उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, तो दक्षिण में जब ये आती है तो ये लाओस, थाईलैंड और कंबोडिया, वियतनाम से होकर के गुजरती है, जो कि मेकोंग नदी है। अन्य नदियाँ आपको पता है कि बर्मा में इरावदी नदी है, चिनाबिन नदी है, सालविन नदी है, थाईलैंड में मेनाम चाओ है, फ्राया है और वियतनाम में सांगकोई है, यानी कि लाल नदी, और सांगबो काली नदी। ये नदियाँ अपने साथ नियमित रूप से जलोढ़ मृदा लाती है। जैसे कि आपको पता है कि जो जलोढ़ मिट्टी है वो काफ़ी सबसे जो उपजाऊ मानी जाती है, वो जलोढ़ मिट्टी मानी जाती है, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी ये नदियों से बहकर जो आते हैं, अवसाद आते हैं, उसमें काफ़ी मिनरल्स रहते हैं जो कि फसल के लिए खनिज पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं और एक तरह से मतलब उसकी उर्वरकता बढ़ाते हैं और उसकी जो उपज है उसको बढ़ाते हैं। इन नदियों के द्वारा सबसे अधिक उर्वरक क्षेत्र जो है वो लोअर बर्मा है, केंद्रीय थाईलैंड में सेंट्रल थाईलैंड है, फिर टाकिंग और मेकांग डेल्टा है। थाईलैंड और वियतनाम विश्व के सबसे बड़े चावल निर्यात करने वाले देश। जैसे कि हम आपको बता दें कि थाईलैंड और वियतनाम
वर्ल्ड में सबसे बड़े चावल निर्यात करने वाले देश भी हैं, क्योंकि इनकी उपज शक्ति इतनी अच्छी है, तो वहाँ पे चावल अच्छा होता है, पानी की उपलब्धता अच्छी रहती है। प्राकृतिक संसाधन की अगर बात करें तो जो प्राकृतिक रबड़ है वो 90% और टीन का 50% और विश्व के नारियल का 75% और विश्व के ऑयल का 55% और टंगस्टन 20% उत्पाद करता है। जो दक्षिण पूर्वी एशियाई है उनके बारे में बात कर रहे हैं। इंडोनेशिया और फिलीपींस में सोने की खानें हैं और बर्मा और कम्बोडिया में रूबी की खानें हैं। मतलब आप देख ही सकते हो कि इंडोनेशिया और फिलीपींस क्यों इतने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके पास सोने की खानें हैं और म्यांमार और कम्बोडिया के अंदर रूबी की खानें हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया में सभी जगह पर इमारती लकड़ी और अन्य तरह के कठोर लकड़ी उपलब्ध है। इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, बर्मा और दक्षिण चीन के समुद्र में तेल के भंडार भी हैं। उसके बाद विदेश नीति के निर्धारित तत्व, तो जैसे कि आपको पता ही है कि जो सर्वसंपन्न मतलब जिसके पास संपन्नता होती है किसी चीज़ की, तो उसकी जो विदेशी संबंध है वो भी अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि उससे लोगों की ज़रूरतें पूरी होती है। सो भारत दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के साथ अच्छे पड़ोसियों के संबंध विकसित करने को बहुत महत्व देता है, क्योंकि भारत की नीति हमेशा से ही रही है कि वो मित्रतापूर्वक सबके साथ मिलकर रहे। 1991 से भारतीय राजनयिक नीति पूर्व की ओर देखो की रही है। इसमें भी विशेष ध्यान दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संघ आसियान के साथ संबंधों को सुधारने के साथ ही व्यापार, निवेश, पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संबंधों को बढ़ावा देने पर रहा है। उसके बाद बात करते हैं शीत युद्ध के दौरान आसियान देशों से निवेश बहुत कम था, लेकिन धीरे धीरे है बढ़ता गया, पर्यटन बढ़ते गए और हमारा औद्योगिक काल जो था वो बढ़ता गया और मुक्त व्यापार की नीति जो चलती, मतलब मुक्त व्यापार की नीति भी काफ़ी देशों के साथ बनी है। फिर समकालीन इतिहास की बात करें तो भारत और आसियान देशों का उपनिवेशीकरण, विउपनिवेशीकरण का इतिहास लगभग एक समान है। जैसे कि आपको पता ही है कि इंग्लैंड ने भारत, बर्मा, मलाया, सिंगापुर, श्रीलंका और ब्रुनई कई देशों को अपना उपनिवेश बनाया। डच लोगों ने इंडोनेशिया को अपना उपनिवेश बनाया। फ्रांसीसी शासकों ने वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और जिन्हें हिंद चीन के नाम से जाना जाता था। दक्षिण पूर्व एशिया के बड़े भूभाग का भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा समझा जाता है। ये पढ़ सकते हो आप, 1971 में विभाजन हुआ था। फिर ये जापान का विजयी अभियान क्या था, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आपको पता ही है कि जापानियों का दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों की विजय का अभियान शुरू हुआ। जापान ने थाईलैंड पर कब्जा कर लिया। उसने जून 1940 में एक सैनिक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाधित किया और उसके बाद वह तेजी से सैगोन में आ पहुंचा। वहां पहुंचने पर जापान ने वहां के फ्रांसीसी गवर्नर को हिंद चीन के बंदरगाहों तथा हवाई अड्डों का उपयोग करने के लिए बाधित किया। जापानियों की सैनिक कार्रवाई बहुत ही स्थिरता के साथ की गई थी और दक्षिण पूर्वी एशिया में ब्रिटिश, डच, अमेरिकी और फ्रांसीसी सेनाओं को पराजित कर दिया था। मतलब ये अपने टाइम उस समय में इसकी सेना बहुत ही मानी हुई थी जापान की, क्योंकि इसने एशिया की जो ब्रिटिश थी, डच थी और अमेरिकी और फ्रांसीसी सेना थी सबको पराजित कर दिया था। फिर इस प्रकार से इंडोनेशिया में सुकर्णो और थाईलैंड में फिबुन सांग्राम को, बर्मा में बोकियोके ओंग सान को और भारत में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपने अपने देश में शासन चलाने के लिए तैयार किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और उसका मुख्यालय दक्षिण पूर्व एशिया में स्थापित किया गया। इसकी आर्थिक व्यवस्था के लिए मलाया, सिंगापुर, श्याम और बर्मा के भारतीयों को प्रेरित किया गया। जापान सहायता से दक्षिण पूर्वी एशियाई लोगों में स्वयं सेवकों और आज़ाद हिंद फौज के प्रशिक्षण को पूरा समर्थन दिया गया। आज़ाद हिंद फौज के स्वयं सेवकों के प्रति दक्षिण पूर्व एशिया में सहानुभूति और समर्थन इतना गहरा था कि जापान की पराजय के बाद भी उनमें से किसी को जबरदस्ती स्वदेश नहीं भेजा गया। शीत युद्ध का काल की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध के बारे में हमने मोस्टली पढ़ ही लिया है और ये मतलब वही है, सीओटो सेंटो जो भी है वो सब चीज़ हमने पढ़ रखी है। फिर भारत और रूस की मित्रता कैसे रही जो हमने प्रीवियस यूनिट में पढ़ लिया है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो भारत और आसियान, तो ये भी मतलब 1991 में प्रधानमंत्री नरसिंह राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में आर्थिक उदारीकरण की नीति को स्वीकार किया था और इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर है भारत व्यापार और निवेश। सो एशियन के साथ सहयोग के मुख्य बल आर्थिक पक्ष पर है। मतलब तो आपको पता ही है कि जब आदमी की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है तो उसके सभी फेवर में रहते हैं। तो इसी तरह से भारत की आबादी 1 अरब से अधिक है, आपको पता ही है, और इसका प्रमुख हिस्सा मध्यम वर्ग का है। चूंकि कई देशों से भारत का विश्वास समाजवादी विचारधारा और राष्ट्रीयकरण से रहा है, इसलिए इसके आसियान देशों के साथ सीमित। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप रीड करिए। और कैसे कैसे मतलब थाईलैंड का व्यापार प्रतिवर्ष $1 अरब तक पहुंच गया, कैसे मतलब वहाँ से हीरे रतन कपास आई। और 1994 में मलेशिया के
जो व्यापार थे, एक डाटा है, इसको आपको रीड करना होगा, इसमें समझने वाली कोई बात है नहीं। उसके बाद बीमस्टैक की बात करते हैं। बीमस्टैक का मतलब है, ये एक पुरानी शब्द है और जो वस्तुतः बांग्लादेश, बी स्टैंड फॉर बांग्लादेश, आई इंडिया, एम म्यांमार, एस श्रीलंका, टी थाईलैंड, ई जो है हमारे क्या नाम है के मतलब जो सॉरी ई का मतलब है इकोनॉमिक कॉरपोरेशन की बात करता है। सो इन देशों से के प्रथम वर्णों से मिलकर बना है, मतलब फर्स्ट लेटर से मिलकर बना है। बिम्स्टेक वह उप क्षेत्रीय आर्थिक समूह है जिसमें बांग्लादेश, भारत, इंडिया और म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड देश शामिल है। वह अपने ढंग का पहला समूह है जिसने आसियान के 2 सहभागी देश, 3 दक्षिण एशियाई देशों के साथ आर्थिक सहयोग के हिस्सेदार हैं। ये बीमस्टैक के बारे में आपको बताया गया है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि रबड़ कहाँ से आती है और ये सब चीज़ें इसमें आप पढ़ सकते हैं। बेसिकली इसका जो मोटो रहा था वो इस तरह से रहा है कि जो देश है उनकी जो आर्थिक स्थिति है उनको अच्छा किया जा सके। सुरक्षा सहयोग की बात करें तो भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो संबंध थे वो अच्छे हो गए थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज का दक्षिण पूर्वी एशियाइयों ने दिल खोलकर समर्थन किया था। आईएनए का मुख्यालय सिंगापुर में स्थित था। भारतीय राष्ट्रीय सेना के स्वयं सेवकों ने लोगों में देशभक्ति और आज़ादी की भावना भरी थी। बर्मा है, फिर ये प्रशांत महासागर में के बारे में बताया हुआ है। इसी तरह से जो इस यूनिट में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, आप इसमें मतलब एक डाटा दिया हुआ है, आप इसको रीड कर सकते हो। बाकी इस यूनिट से एक क्वेश्चन आने की चांसेस है मुश्किल से, और सारांश तो आपको मतलब सब चीज़ें रिवाइंड करा ही देगा। सारांश आप इसका पढ़ सकते हैं ताकि आपको जो डाटा है वो काफ़ी लंबे समय तक रिटेन करके रख सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया और भारत के भू राजनीतिक संबंधों को परिभाषित कीजिए। तो भू राजनीतिक संबंध की अगर बात करता है तो इसमें आप इसकी भौगोलिक स्थिति और इसके राजनीतिक संबंध कैसे रहे हैं, उस समय कौन कौन राजनेता थे और कैसे उनके विचार मिलते थे, वो सब चीज़ लिख सकते हैं। शीत युद्ध के दौरान भारत और एशियाई संबंधों को बढ़ावा देने में भारत क्यों असफल रहा, इसके बारे में लिख सकते हो आप। और इसके बाद है पूर्व की ओर देखो की नीति, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जोरदार ढंग से लागू करने और भारत पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। ये सब आप रीड कीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट रहेगी हमारी भारत और केंद्रीय, वह पश्चिम एशिया के बारे में, यानी कि पहले हम इसकी जो रूपरेखा है उसके बारे में पढ़ेंगे और इसका जो हम स्टडी है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।